हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ विद शौर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 सम नेचुरल फिनोमेना। तो आप सभी को याद होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लाइटनिंग कंडक्टर्स के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को लाइटनिंग कंडक्टर्स को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Lightning conductors is a device used to protect buildings from the effect of lightning. A metallic rod taller than the building is installed in the walls of the building during its construction. One end of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. Figure 12.7. The rod provides easy route for the transfer of electric current to the ground. The metal columns used during the construction, electrical wires and water pipe in the buildings also protect us to an extent, but do not touch them during a thunderstorm. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि यूज़ करा जाता है ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके उस बिल्डिंग से जो कि लाइटिंग के इफेक्ट में आ गई है। एक जो मेटालिक रॉड होती है जो कि टॉलर होती है, जो कि बिल्डिंग में लगे रहते हैं, इंस्टॉल कर रहते हैं वॉल्स में, बिल्डिंग्स जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो उनका जो एक एंड होता है रॉड का, उसे बाहर हवा में रखा रहने देते हैं। उस बाहर को उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल देते हैं। ऐसा क्यों? ताकि जो रॉड है वो द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। ताकि क्या हो कि जो ग्राउंड है उसको जाकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो डायरेक्ट ग्राउंड में जाकर के पहुंच सके। The metal columns used during construction, electrical wires and water pipes in the buildings also protect us an extent, but do not touch them during a thunderstorm. और ये जो मेटल कॉलम्स होते हैं ये क्या यूज़ करे जाते हैं कंस्ट्रक्शन के वक्त, जब इलेक्ट्रिकल वायर जो होती है और जो वाटर पाइप्स होते हैं जो बिल्डिंग्स में, वो प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ये एक्सटेंड ना हो जाए। लेकिन जब थंडर स्टॉर्म हो रहा हो तो यहाँ पर इन तारों को हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये कौन सी रॉड की बारे में बात हो रही है? जैसे कि यहाँ पे ये एक येलो कलर की बिल्डिंग है, तो यहाँ पर आप ये जो वाली रॉड देख पा रहे होगे, ये कंस्ट्रक्शन के वक्त ही निकाल देते, इसी को लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अर्थक्वेक्स, you just learned about thunderstorm and lightning. These natural phenomena can cause large-scale destruction of human life and property. Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it, so we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि अभी हम लोगों ने पढ़ा थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में। ये कुछ नेचुरल फिनोमेना है जो कि बहुत ही लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकते हैं ह्यूमन लाइफ को और उनकी प्रॉपर्टी को। इसीलिए फॉर्चुनेटली जो ये फिनोमेना है इनको प्रेडिक्ट तो नहीं करा जा सकता, और जो वेदर डिपार्टमेंट है वो वार्न कर सकते हैं कि इस डेवलपिंग एरिया में थंडरस्टॉर्म आने वाला है। अगर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की पॉसिबिलिटी पता चल जाए और जो साइक्लोन्स इनकी पॉसिबिलिटी पता चल जाए तो हम लोगों को टाइम मिल जाएगा, और ताकि हम लोगों को ये टाइम मिल जाएगा कि अब हम लोग अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस खतरनाक फिनोमेना से, इस नेचुरल फिनोमेना से हम अपने आप को कैसे सेव कर
सकते हैं। There is, however, one natural phenomena which we are not yet able to predict accurately. It is an earthquake. It can cause damage to human life and property on a huge scale. A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tangdhar towns of North Kashmir. Figure 12.8. Before that, a major earthquake occurred on 26 January 2001 in भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नेचुरल फिनोमेना है जिनको क्या प्रेडिक्ट एक्यूरेटली नहीं कर सकते। उनमें से क्या एक अर्थक्वेक भी है। अर्थक्वेक क्या होता है कि ये अचानक से आ जाता है और ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ही बड़ा ह्यूज स्केल में क्या डिस्ट्रक्शन डैमेज पहुंचाता है। एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक इंडिया में आया था 8 अक्टूबर 2005 में। कहाँ पर? उरी के अंदर। और टांगधार टाउन्स जो कि नॉर्थ कश्मीर में है उनमें आया था। और जो फिगर 12.8 है ये जो इसी चीज़ के जो टांगधार टाउन है कश्मीर का, ये वहाँ का क्या अर्थक्वेक है। और इस मेजर अर्थक्वेक से पहले एक और मेजर अर्थक्वेक हुआ था भारत में। वो हुआ था 26 जनवरी 2001 में। कहाँ पर? भुज, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की? गुजरात की। What is an earthquake? What happens when it occurs? What can we do not minimize its effect? These are some of the questions which we shall discuss below. तो earthquake क्या होता है, ये कैसे आता है और इसके इफेक्ट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और इससे जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग अभी नीचे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक अब जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो होता है व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इट इज़ कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ's crust. Earthquakes occurs all the time all over the earth. They are not even noticed. Major earthquakes are much less frequent. They can cause immense damage to buildings, bridges, dams, and peoples. There can be a great loss to life and property. Earthquake can cause floods, landslides, and tsunamis. A major tsunami occurred in the Indian Ocean on 26 December 2004. All the coastal areas around the ocean suffered huge losses. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो एक अर्थक्वेक है वो अचानक से शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ, यानी कि जो धरती होती है वो अचानक से हिलने लगती है, शेक करने लगती है, और वो काफ़ी क्या बहुत ही कम टाइम में क्या ये सब होने लगता है। तो ये होता किस लिए है? ये होता है जो अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें डिस्टर्बेंस जब होता है, यानी कि अर्थ की अभी हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ रखा है ज्योग्राफी में कि अर्थ की क्या टोटल 3 लेयर होती हैं। क्या? एक होती है क्रस्ट, एक होती है मेंटल, और एक होती है कोर। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जो कि 35 किलोमीटर लंबी होती है, उसको क्या हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो जो अर्थ की जो फर्स्ट लेयर होती है क्रस्ट, उसमें क्या होता है कि जब उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है तो क्या होता है कि जैसे डिस्टर्बेंस पैदा होता है तो जो क्रस्ट है वो क्या अचानक से हिलने लगती है, शेक करने लगती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, यानी कि अर्थक्वेक जो है वो हमेशा ही आता रहता है अर्थ में, लेकिन कुछ नोटिस करे जा सकते हैं, कुछ नहीं नोटिस करे जाते हैं। जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, और वो क्या इमेंस डैमेज और बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स और लोगों को क्या बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचा देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रेट लॉसेस भी होते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी का। जो अर्थक्वेक होते हैं वो कॉज कर देते हैं, जैसे अर्थक्वेक आया तो इनकी वजह से और भी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि फ्लड्स यानी कि बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, और कभी कभी सुनामी भी आ जाती है। तो एक बहुत ही मेजर सुनामी भारत में आई थी इंडियन ओशन में। कब? 26 दिसंबर 2004 में, जिसमें और सारे कोस्टल एरियाज जो थे ओशन के अराउंड में वो क्या उन्होंने बहुत ही ह्यूज लॉसेस
ह्यूज लॉस को क्या सफ़र करा था, उनको क्या देखना पड़ा था। तो ये जो सुनामी वाला है, ये जो अभी हम लोगों ने क्लास 8 इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 2 है सुनामी, उसमें सब क्या डिस्कस कर रखा है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट कॉज एन अर्थक्वेक। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। In ancient time, people did not know the true cause of earthquake. Their ideas were therefore expressed in mythical stories, such as the one told by Bujo's grandmother. Similar myths were prevalent in other parts of the world. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि एशियन टाइम में लोगों को पता नहीं होता था, ट्रू नहीं, सच नहीं पता होता था कि अर्थक्वेक कैसे होते हैं, क्यों आते हैं। और यहाँ पे क्या लोग बहुत सारे आइडियाज़ अपने एक्सप्रेस करने लगे, कुछ मिथिकल स्टोरी देने लगे, जैसे कि बूझो की ग्रैंड मदर ने दी। अब बूझो की ग्रैंड मदर ने क्या दी, तो यहाँ पे बूझो ने बताया कि उसकी ग्रैंड मदर ने क्या दी। तो एक बार हम लोग उससे रीड कर लेते हैं, फिर समझते हैं कि बूझो की ग्रैंड मदर क्या बताते थे कि अर्थक्वेक कैसे आता है। My grandmother told me that the earth is balanced on the horn of a bull, and when the bull shifts shifts it to the other horn, an earthquake takes place. How could it be true? तो जो बूझो की ग्रैंड मदर हैं वो कहती हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक बुल, यानी कि एक बुल के सींगों पर, बुल के सींग हॉर्न, बुल के सींगों के ऊपर क्या हमारी अर्थ रखी हुई है। जब वो बुल अपने एक सींग से दूसरे सींग के ऊपर हमारी धरती को रखता है, तब क्या तब ये होता है क्या, तब अर्थक्वेक आता है। तो यही पूछ रहे क्या ये सच हो सकता है यार, ये तो सच नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल मिथिकल स्टोरीज है। Now we know that the tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth called the crust. The outermost layer of the earth is not in one piece, it is fragment. Each fragment is called a plate. These plates are in continual motion, which they brush past on one another, or a plate goes under another due to collisions. They cause disturbance in the earth's crust. It is this disturbance that shows up as an earthquake on the surface of the earth. although we know for Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict when and where the next earthquake might occur. Tremors on the earth can also be Tremors and on the earth can also be caused when a volcano erupts, or a meteor hits the earth, or an underground nuclear explosion carried out. However, most earthquakes are caused by the movement of Earth's plates. Since earthquakes are caused by the movement of plates on the boundaries of the plates are the weak zone where earthquakes are most likely to occur. The weak zones are also known as seismic or fault zones. In India, the areas most threatened are Kashmir, Western and Central Himalayas, the whole of northeast run of Kutch, Rajasthan, and the Indo-Gangetic Plain. Some areas of South India also fall in the danger zone. The power of an earthquake is expressed in terms of a magnitude on a scale called the Richter scale. Really destructive earthquakes have magnitude higher than 7 on the Richter scale. Both Bhujo and Kashmir earthquake had magnitude greater than 7.5. तो
क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स कि जो अब हम लोग जैसे कि जानते हैं कि जो ट्रेमर्स होते हैं वो कॉज होते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ, यानी कि अर्थ के बिल्कुल नीचे जो डीप में जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से जो ये ट्रेमर्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं, ये कॉज होते हैं। और यही क्या, इनको जो अर्थ है इसकी जो डीप लेयर है इसको क्या कहते हैं, इसको क्रस्ट हम लोग कहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की वो क्या, वो खाली एक पीस में नहीं होती, वो क्या एक फ्रेगमेंट में होती है। और हर एक फ्रेगमेंट को क्या हम लोग यहाँ पर प्लेट कहते हैं। और ये जो प्लेट्स हैं क्या कॉन्टिन्यूअल मोशन में घूमती रहती हैं। और जब ये ब्रश पास करती है बाय एक अनदर को, तो दूसरी जो प्लेट है वो क्या उसके अंदर जाती है, जिसका जैसे कोलिजन होता है और डिस्टर्बेंस आता है अर्थ की क्रस्ट में। और क्या इसकी वजह से क्या अर्थक्वेक भी आता है। अब यहाँ पे हम लोग को डायग्राम से समझना है। देखिए यहाँ पर क्या एक ये ग्रीन कलर की प्लेट है और यहाँ पे एक ब्लू कलर की प्लेट है। ये जब दोनों टकरा रही हैं तो क्या हो रहा है कि जो ब्लू वाली है वो क्या नीचे जा रही है ग्रीन वाले के, और ब्लू वाली नीचे जाएगी ग्रीन वाले के, तो ग्रीन वाली क्या ब्लू वाले के ऊपर आ जाएगी। तो जब ऊपर आ जाएगी तो मतलब कि क्या थोड़ा तो डिस्टर्बेंस होगा। अब जब ये डिस्टर्बेंस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाएगा। जो अर्थक्वेक होते हैं वो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से होते हैं। और जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट्स की, जो कि वीक जोन्स होते हैं जिन्हें हम लोग सीस्मिक या फॉल्ट जोन भी कहते हैं। तो इंडिया में क्या एरियाज हैं जो कि सीस्मिक और फॉल्ट जोन है, जैसे कि कश्मीर, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज, और पूरा नॉर्थ ईस्ट रन का कच्छ, और राजस्थान और इंडो गैंगटिक प्लेन। यहाँ पे क्या ये सब बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन है जहाँ पर क्या आ सकता है। और जो पावर होती है अर्थक्वेक की उसको एक्सप्रेस करा जाता है रिचर स्केल में। तो जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक होते हैं उनका जो नंबर होता है वो होता है हायर देन 7। और जो भुज और कश्मीर में आए थे अर्थक्वेक उनका जो नंबर था वो था 7.5 से भी ज़्यादा। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। We know from the earlier page that earthquakes cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive. It is therefore important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time. People living in seismic zone where the earthquake are more likely to occur have to be especially prepared. First of all, the buildings in these zones should be so designed that they can withstand major tremors. Modern buildings technology can make it possible. तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अर्लियर पेज से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो अर्थक्वेक है उन्हें क्या प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता है, और इसे क्या हाईली डिस्ट्रक्टिव की तरह से देखा जा सकता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हम लोगों को प्रिकॉशंस लेना, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है इस ओवरऑल टाइम पे। तो जो लोग सिस्मिक जोन में रहते हैं और अर्थक्वेक वहाँ पे आते रहते हैं तो उनको क्या स्पेशली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिल्डिंग्स है और जो जोन्स है उनको क्या ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि ये मेजर ट्रिमर्स को क्या आसानी से ले ले। मॉडर्न बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी है वो क्या इसे पॉसिबल बना सकता है। It is advisable to make the structure simple so that it is quake safe. यानी कि ऐसे एडवाइस दी जाती है ताकि बनाया जाए ताकि ये क्या सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जो कि क्या इनको क्वैक सेफ रखे। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं तो सारे पॉइंट्स को हम लोग रीड कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, consult qualified architects and structural engineers. Point number 2, in highly seismic areas, the use of mud or timber is better than using heavy construction material. Keep roofs as light as possible. In case the structures fall, the damage will not be heavy. Point number 3, it is better if the cupboards and shelves are fixed into the walls so that they do not fall easily. Point number 4, be careful. Point number 4,
Be careful where you hang wall clocks, photo frames, water heaters, etc. so that if the event of an earthquake they do not fall on people. Point number 5, since some buildings may catch fire due to earthquakes, it is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment in working order. The Central Building Research Institute Roorkee has developed know how to make quake resistant house. In the event that the earthquake does strike, take following steps to protect yourself. तो जो पॉइंट्स दिए गए उसमें ये लिखा है कि हाँ, आपको क्या ये सब बनाने के लिए एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको क्या इसमें हाईली सिस्मिक एरियाज में जो रहते हैं उसमें आपको मड और टिम्बर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसको अवॉइड करना जो कि हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जैसे कि सीमेंट, ब्रिक्स, क्योंकि अगर ये सारी घर गिरते हैं तो क्या आदमी मर भी सकता है अगर इनके अंदर है। क्यों? अगर आपके ईंट की दीवार आपके ऊपर गिर जाए तो आपको बहुत चोट लग जाएगी, आदमी मर ही जाएगा। लेकिन अगर मड की होगी तो क्या आप चोट लगेगी लेकिन आपको क्या ज़्यादा आप मरेंगे नहीं, आपकी जान को कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो कबर्ड्स हो गए, अलमारी हो गई, वो क्या वॉल में ही बननी चाहिए, अलग से इनमें नहीं करना चाहिए। अगर ये दीवार में बनी रहेगी तो जो दीवारें हैं वो जल्दी से गिरेंगी नहीं। और जो आपने क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर्स ये सब लगा रखे हैं, इनको क्या उतार लीजिए, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आए तो ये गिर सकती है और पीपल के ऊपर भी गिर सकती है, लोगों के ऊपर गिर सकती है। तो क्या जल्दी से उनमें क्या उनको चोट पहुंच सकती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इन सब को क्या जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग लग जाती है अर्थक्वेक के दौरान तो इनको क्या करना चाहिए कि इनको जैसे कि जो फायर इक्विपमेंट होते हैं उनको क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पे और भी स्टेप दिए गए हैं कि अगर आप अपने घर में हो तो आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर एट होम, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टेट देयर द शेकिंग स्टॉप। यानी कि अगर आप घर पर हैं तो आपको क्या एक टेबल के अंदर क्या शेल्टर ले लेना चाहिए और जब तक रहना चाहिए जब तक क्या शेकिंग जो आपका घर हिल रहा है तब तक उसके अंदर ही रहना चाहिए, तब तक उसको बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना। दूसरा पॉइंट कह रहा है स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपको क्या टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल दूर रहना ताकि वो आपके ऊपर गिर ना जाए। तीसरा पॉइंट, इफ़ यू आर इन बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। तो अगर आप अपने घर में हैं तो अपने सर को पिलो से बिल्कुल भी क्या प्रोटेक्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट कि अगर आप बाहर हैं, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर्स लाइंस ड्रॉप टू द ग्राउंड। यानी कि अगर आप घर के बाहर हैं तो आपको क्या एक क्लियर स्पॉट ढूंढना है, कोई बिल्डिंग के बगल में नहीं, या पेड़ के बगल में, या किसी भी ओवरहेड पावर लाइंस के बगल में बिल्कुल नहीं खड़ा होना है। अगर वो गिर गए ज़मीन में तो आपको करंट लग सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ यू आर इन अ कार और अ बस डू नॉट कम आउट, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट, डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर्स स्पॉट। अगर आप अपनी कार या फिर बस पर हैं तो आपको क्या गाड़ी के अंदर ही रहना है, आपको क्या बाहर बिल्कुल भी नहीं आना है। और आपको क्या ड्राइवर से क्या देना है, आपको ड्राइवर से क्या देना है कि गाड़ी को कोई ऐसी जगह में ले चलो जहाँ पर क्या हम लोग सेफ रहे, कोई एक क्लियर स्पॉट में ले चलो। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं उन्हें एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। क्रस्ट, डिस्चार्ज, अर्थ प्लेट्स, अर्थक्वेक, इलेक्ट्रोस्कोप, lightning conductor, negative charge, positive charge, Richter scale, seismograph, thunderstorm, transfer of charge, tsunami, tremor।
तो इसके जो कीवर्ड्स थे वो भी हम लोगों ने रीड कर लिए। अब जो फ्रेंड इसके जो एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।